नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होगी, लेकिन इस वोटिंग से पहले मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह घिर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक मारकर उनके हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सियासी एजेंडे के साथ मैदान में कूदी है और राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के लोग आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी इसी मुद्दे पर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। तो क्या अगले चरण में आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि अमित शाह का एक फेक वीडियो भी सामने आया है जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है और रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम है उनको नोटिस तक भेज दिया है। यह फर्जी वीडियो किसने फैलाया, किस मंशा से फैलाया, आज इस मुद्दे पर भी होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तीसरा चरण आरक्षण पर जोरदार रण। उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी, एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीसरे चरण की टक्कर से पहले आरक्षण पर जोरदार रण छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। तो दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हमले भी जारी हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आरक्षण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो फैलाने पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये वीडियो 27 अप्रैल को तेलंगाना कांग्रेस की ओर से शेयर किया गया था, लेकिन सियासत का इतिहास देखें तो 2009 के घोषणा पत्र से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस खुद घिरती दिख रही है। तो सवाल है कि क्या तीसरे चरण की वोटिंग से पहले यह मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ा हुआ है। सर, ये बताइए कि जिस तरह का भीड़ है, क्या कहेंगे आप इस भीड़ को देख के? देखिए, रोड शो 1 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है, लगभग 7 किलोमीटर की भीड़ लगी है। यही बताता है कि मोदी जी के समर्थन में आसाम और नॉर्थ ईस्ट में कितना बड़ा वेव चल रहा है। इस बार हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 पार के साथ देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो वहाँ प्रधानमंत्री हर साल बदले जाएंगे। आपको लगता है कि एनडीए सरकार बना सकती है? कोई सवाल ही नहीं है सरकार बनाने का। इन लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए ये लोग इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। और देश 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द सहन कर चुका है, इसके परिणाम भुगते हैं। देश की इकोनॉमी से लेकर देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा तक गहरे प्रभाव पड़े थे। 10 साल से एक स्थिर सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, निर्णायक नेतृत्व है। मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ मोदी जी को इस बार फिर से। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओबीसी में मुसलमानों को कोटा दिया जा सकता है, ऐसी साजिश आप देखते हैं? कांग्रेस की सरकार आने का सवाल ही नहीं। धन्यवाद सर। ये केंद्रीय गृह मंत्री कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज।
तो ये अमित शाह थे कि कांग्रेस की सरकार आने का सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस प्रयास कर रही है ऐसा, ये भी बीजेपी का हमला है। आइए आरक्षण पर आंखें खोलने वाला विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था 12 दिसंबर 1937 को, आरक्षण जाति धर्म पर नहीं आर्थिक आधार पर हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रोधा 26 मई 1949, किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देने से समाज में असंतुलन बढ़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ थे, जिसकी बात आज की तारीख में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? घोषणा पत्र 2009, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया, यानी भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, मुसलमानों को ओबीसी के कोटे में आरक्षण दिया। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, कोर्ट से कई झटकों के बावजूद 2004 से 2011 के बीच मुस्लिम आरक्षण का प्रयास किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर कांग्रेस रुकी, बढ़ता में आगे। लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह है, कांग्रेस की आरक्षण नीति के पीछे क्या वोट बैंक वाली राजनीति है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, अजीज खान हैं, कंचना यादव है, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। आखिर क्या हुआ ये कंचना यादव की आरक्षण के मुद्दे पे घिरे तो फेक वीडियो के सहारे आ गया इंडिया अलायंस। एक अमित शाह का फेक वीडियो ट्वीट करा गया और कहा गया कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। झूठा वीडियो। अमित जी जो झूठ का विश्वविद्यालय चलाते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम ट्यूशन क्यों चला रहे हो। यही है इसका सच। और दूसरा, आपने इतिहास दिखाया, पंडित नेहरू जी का दिखा दिया, अंबेडकर जी का दिखा दिया। हम उस इतिहास की बात करेंगे जब बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने की बात की 26%, तो जनसंघ के लोगों ने विरोध किया और 26 से घटाकर उनको 20% मजबूरन करना हुआ। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। वह भी इतिहास है जब बीपी सिंह जी ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, तो क्यों अजय आलोक जी जनसंघ ने इसका विरोध नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था क्या? कमंडल की यात्रा उसके विरोध में निकली थी और सड़कों पर आपने डीयू के स्टूडेंट को उतार दिया था। और उसके बाद भी आपका इतना नहीं पेट भरा, तो आप बताइए उनकी सरकार गिरा दी, कंचना यादव में हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजनीति का ये स्तर कौन सा है? आपने नहीं, देखिए कंचना जी, पूरी माजरत के साथ मेरा प्रश्न ये है कि आप बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़िए, कोई इंकार नहीं करता। आप बीजेपी को विषयों पर घेरिए, आप बीजेपी से सवाल दागिए, लेकिन एक झूठा वीडियो चलाना और उस वीडियो को बकायदा कोई सामान्य व्यक्ति करे, पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट करे, तो क्या आपको लगता नहीं है ये गंभीर विषय है? मतलब चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं, हम देश की जनता को झूठ बोलेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े नेता के वीडियो को फेक करेंगे। मतलब आज की इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हमें लाभ है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एआई द्वारा प्रायोजित वीडियो चलाए जा रहे हैं। अमित जी, मैंने आपको क्या कहा? दिन रात फेक वीडियो, फेक मैसेजेस को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने वाले लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, और जो वीडियो पता नहीं कहां से आया। आपको रिसेंट का इंसिडेंट मैं बताती हूं। और अभी झारखंड में 22 सेकंड नहीं, आप जवाब नहीं सुनना चाहते अमित जी, आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का जिसमें उसने आरक्षण का विरोध किया था, आप उस इतिहास को नहीं सुनना चाहते जिसमें SC ST जो सीट है पार्लियामेंट में उसको एक्सटेंड करने के लिए रामविलास पासवान जी बिल लेकर आए थे, तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था। आप उस झारखंड पर नहीं जाना चाहते जब हेमंत सोरेन जी 14% से आरक्षण बढ़ाकर 26% 27% किए, तो गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक दिया। यह है तो इनका चाल चरित्र और चेहरा। ये संरक्षक बनते हैं, ये उतना ही बीजेपी वाले, उतना ही ओबीसी का संरक्षक है जितना आज प्रज्वल रेवन्ना जो है देश छोड़कर भाग गया उसके संरक्षक बने फिर रहे हैं। और 2000 से ज्यादा वीडियो सेक्स स्कैंडल भारत में आज तक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करने वाले व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, एक फेक वीडियो पता नहीं कहां से है। डॉक्टर अजय आलोक, खुद विश्वविद्यालय ऑपोजिशन कह रहा है कि आप खुद फेक वीडियो का सहारा लेते हैं। अगर आप फेक वीडियो का शिकार हो गए तो हम क्या करें, हमारा क्या दोष है? क्या आपको लगता है कि आपका नैरेटिव खराब कर दिया है चुनाव का ऑपोजिशन ने ये वीडियो फैलाकर?
अरे ऑपोजिशन का नैरेटिव बचा कहाँ है? ऑपोजिशन में तो एक के बाद एक बम फूट रहे हैं। आज इंदौर में बम फूटा, लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, कहीं कंचना जी के पार्टी के विधायक लोग खुलेआम बगावत करके महाराजगंज में चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे कहाँ बात कर रही हैं? अपना घर संभल नहीं रहा है, हमको बोल रही हैं। फेक वीडियो पे तो केस अब दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस ने समन भी भेजा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री को 1 मई को जवाब देने के लिए। अब ये मामला कानूनी हो गया, ठीक है, कानून में जो भी न्याय सम्मत होगा वो काम होगा। कंचना जी जरा एक बात का जवाब देंगी? कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला आरक्षण जो था वो बिहार में लागू किसने नहीं होने दिया? नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी टूटी कैसे? समता पार्टी बनी क्यों? क्योंकि एनेक्सर ए और बी लालू यादव ने लागू नहीं करने दिया था। अति पिछड़ों का आरक्षण लालू नहीं चाहते थे, ये सच्चाई है। और समता पार्टी इसीलिए बनी क्योंकि लालू यादव आरक्षण पे कुंडली मार के बैठ गए थे। और जब नीतीश कुमार सरकार में आए 2005 में तो एनेक्सर ए और बी लागू भी हुआ और स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला भी। ये सच्चाई है जो पूरी बिहार की जनता जानती है। और इसीलिए अति पिछड़ा समाज बिहार का आरजेडी या लालू यादव के नाम से उसी तरह से बिदकता है, आपको देख के, जैसे सांड लाल कपड़े को देख के बिदक जाता है। आपको देखना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप तो उसी की गोद में बैठ गए। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे कौन बैठा रहा? जवाहरलाल नेहरू बैठे रहे, फिर इंदिरा गांधी बैठी नहीं। उसके बाद आया मंडल कमीशन, वीपी मंडल तो 1980 में ही रिपोर्ट जमा करवा दिए थे ज्ञानी जैल सिंह के पास। 1980 से लेकर 90 तक कौन बैठा रहा उस रिपोर्ट पर? मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू होने दिया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने। संसद में लोकसभा के पटल पे 45 मिनट का भाषण मंडल कमीशन के विरोध में किसने दिया? राजीव गांधी ने। और आप किसके गोद में बैठे हुए हैं? उसी कांग्रेस पार्टी के। और उस फेक वीडियो का समर्थन भी कर रही हैं। जवाब मतलब क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। मीसा भारती नाम कैसे पड़ा कांग्रेस के विरोध में? मीसा भारती, लालू जी जेल में थे, मीसा नाम तब पड़ा, तब कांग्रेस की गोद में बैठ के गलबैयां कर रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या ये तीसरे चरण का चुनाव जो है ये आरक्षण पे हो रहा है? क्योंकि एक तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करेगी, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुसलमान को आरक्षण देने के लिए इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो आरक्षण समाप्त करेगा। और वो उसकी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि जैसा आंध्रा में कर चुकी है कांग्रेस, जैसा कर्नाटक में करने का प्रयास करा कांग्रेस ने, उसी तरह का प्रयास अब भारतवर्ष में होगा अगर आरजेडी, सपा, साथ ही साथ कांग्रेस का शासन आता है, इंडिया अलायंस आता है। जिस नीतीश जी के पार्टी से निकलकर, नीतीश जी जिस पार्टी से निकल कर आए हैं और यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल योगदान बता दीजिए जो उसका ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा हो, एससी आरक्षण को लेकर रहा हो, एसटी आरक्षण को लेकर रहा हो। अरे ये तो हमेशा से विरोधी रहे हैं। और अरे किस गोद की बात करते हैं आप? जेडीएस की गोद में आप ही बैठे जिसने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, और उन्हीं के परिवार से 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल के वीडियो आए हैं। आपके प्रधानमंत्री जी जो हमारे भी हैं लेकिन नेता आपके हैं, हर जगह बोलते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कहते हैं इसको जो वोट जाएगा वो समझो मुझे वोट आएगा। आईटीबीएचओ में एक लड़की के साथ आपके 3 आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप करते हैं, लेकिन मोदी जी का एक शब्द नहीं निकलता। इसलिए बोल रहे हैं आप उतने ही ओबीसी संरक्षक हैं जितना आप महिलाओं को संरक्षक हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, जो पहलवान बहने हैं उन पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, कर्नाटक पर एक शब्द नहीं निकलता, आईटीबीएचओ में एक शब्द नहीं निकलता, और आप बनते हो संरक्षक। सर अपने हिस्ट्री को भी याद करो, हमेशा से ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, जवाब अजय लोग, ओके, ऑडियोज डाउन, डॉक्टर अजय लोग, 30 सेकंड्स। कंचन जी, आप गोल पोस्ट चेंज कर रही हैं। बात आरक्षण पे हो रही थी, आप कहीं और ले गई। खैर, मैं कर्नाटक पे जवाब देता हूं आपको। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, 3 दिन पहले की बात है। एफआईआर परसों दर्ज हो गई, वीडियो सर्कुलेट 48 घंटे से हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने भागने क्यों दिया? हम तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी पार्टी से अपील भी करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं है। कर्नाटक सरकार की मिली भगत से कैसे भाग गया? सिद्धारमैया ने भगाया कि डीके शिव कुमार ने भगाया? क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस का है। दूसरी बात, बीजेपी के साथ रहते हुए 2005 में पहली बार एनेक्सर ए, एनेक्सर 2 बिहार में लागू हुआ। ये बीजेपी थी जिसने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण तय किया, महिलाओं को भागीदारी दी। सब आपको पता है, लेकिन आप बोलेंगी नहीं। जानती हैं क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि आप पे आरजेडी का ठप्पा लगा हुआ है। सब बोलेंगे। राहुल गांधी की समझ की जहाँ तक बात है, अमित भाई, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस देश के। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री छोड़िए, एक नेता भी भारत से जाता है बाहर में, और बाहर के एक देश में जब बैठता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि इस नेता के पास कुछ होगा कंस्ट्रक्टिव। जरा देखिए क्या मजाक उड़ाते हैं ये लोग, एक एक चीज़ में मजाक उड़ाने लगे हैं। ये सुनिए जरा, मतलब अद्भुत है भाई, अद्भुत है इनका। राहुल गांधी जी का तो अद्भुत है।
और ये बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सुनिए। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? ये जवाब नहीं दे पाए कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में सोसाइटी में आप कैसे इंपैक्ट करते हैं। ये जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं विवेक पॉलिसी पैरालिसिस इतनी है। इनको आरक्षण की क्या समझ में आएगी? अपना घर संभल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता मध्य प्रदेश के अंदर हस्ताक्षर नहीं करके आता तो उसका नामांकन चला जाता है। इंदौर के अंदर तो हमने देखा जो नामांकन जिसने भरा वो बीजेपी के साथ खेमे में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि देखिए वो क्या रहा है, ये आरक्षण को लेके आडंबर झूठ फैलाया जा रहा है, फेक वीडियो चलाया जा रहा है। क्या जायज है? जी, डू यू सपोर्ट दैट फेक वीडियो? बिल्कुल नहीं जायज है। और फेक वीडियोस नहीं, बिल्कुल नहीं। नोबडी सपोर्ट्स द फेक वीडियोस। और सभ्य समाज में, सभ्य डेमोक्रेसी में फेक वीडियोस नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी नेता किसी भी पार्टी के हो। एक सच्चाई। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इतने सारे ग्रुप्स बने हैं जो मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, फैनेटिक कम्युनल वायलेंस को प्रीच करते हैं, जिसमें अनेकों मेंबर्स बने हुए हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर विचारधारा, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा और कौन लेगा? और जो बीजेपी का आईटी सेल करता आया है इतने समय से, और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स बनाता रहा है कि साहब देश विरोधी हो गए ये सारे के सारे दल, ये देशद्रोही हो गए, ये एंटी हिंदू हो गए, ये रेटोरिक है। हिंदू खतरे में है। विवेक होगा इस देश में। विवेक, यू आर अ रिस्पेक्टेबल मैन। विवेक जी, आप एक पार्टी के लीडर हैं, रिस्पेक्टेबल नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे क्या था? आपने बोला कि बीजेपी, ये आपका assumption है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हुआ है। मेरा कहना है जो अपराध हुआ है उसकी हम बात करें। गलत है। ये आपका assumption है कि फलानी जगह पे 500 लोग और अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो 500 लोग जब सामने आएंगे तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अभी एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के फेक वीडियो को प्रोपोगेट करती हुई पकड़ी गई है और वो कोई सामान्य हैंडल नहीं, अपने हैंडल से ट्वीट कर रही थी जी। अब क्या बचता है? मेरा प्रश्न तो ये है नहीं, कि गलत है। हम कह रहे हैं कि नहीं, तो जब हम चुनाव लड़ने में ही सफाई नहीं रख रहे हैं तो चुनाव के बाद सरकार आने में कैसे उसको पाक साफ रखेंगे, सफाई रखेंगे? नहीं, इसको इस तरीके से देखिए, मैं किसी फेक वीडियो के समर्थन में नहीं हूं और मैंने कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो उसको फॉल्सली एक स्पीच को इनकॉर्पोरेट करके दिखाना एआई की मदद से गलत है और एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन आई डू नॉट नो कि ये उन्होंने वीडियो वेरीफाई किया, नहीं वेरीफाई किया, तो क्यों नहीं वेरीफाई किया, ये होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी जानबूझ के ये चीज करेगी, वो भी होम मिनिस्टर जैसी हस्ती के साथ। मैं ये भी आपको बता दूं, इस वक्त सत्ता में है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है। मुझे नहीं लगता ये जानबूझ के हुआ होगा। आई एम श्योर द स्टुपिडिटी वाज कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करी गई। रोड शो चल रहा है इस समय। अब हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो मैसिव रोड शो चल रहा है इस समय आसाम के अंदर। आप देख सकते हैं लगभग एक assumption लगाया जा रहा है 1.5 से 2 लाख लोग हैं। ये रोड शो की आप तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं। बहुत बड़ा रोड शो है ये आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, राजनीति का स्तर इस स्तर पर आएगा और इसको मतलब हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट? राजनीति का जो भी स्तर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तमाम नेताओं और पार्टियों ने लाया है, वो इस बात का सबूत है कि जमीन उनके नीचे से खिसक चुका है। अब वो बौखलाहट में फेक वीडियो, झूठी बातें, टीवी डिबेट पर किसको आरक्षण, कौन समर्थक था, कौन विरोधी था, कंचना यादव जैसी मेधावी छात्रा जेएनयू की, मीसा भारती को टिकट मिल सकता है, कंचना यादव को नहीं मिलेगा। ये आरक्षण है उस परिवार में। लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों के आरक्षण के घनघोर विरोधी व्यक्ति थे बिहार में। नीतीश कुमार जी ने उसको फिर से दिया। पंचायती राज का कभी चुनाव नहीं होने दिया लालू प्रसाद यादव ने इसी आरक्षण के पैमाने को लेकर। नीतीश कुमार जी ने पंचायत में जब 50% आरक्षण दिया उसमें सभी वर्गों को दिया, अति पिछड़े भी हैं उसमें। तो इस बात को समझिए कि 79 में जो मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई। रुक जाइए, नहीं इस पर ऐसे नहीं जी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही देश में, उस मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठी रही कांग्रेस पार्टी। और 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार थी, उस सरकार ने मंडल कमीशन पारित कर 27% इस देश में आरक्षण का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि इतिहास में लेकर अब तक किस आरक्षण का समर्थन किया है। 10% अति पिछड़ों को आर्थिक आधार पर
जो पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण दिया। 33% महिलाओं को आरक्षण संसद में और विधानसभा में पहुंचने का नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप में, वैधानिक रूप में और उसके सारे सहयोगी दल, भारत के सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा आरक्षण ओबीसी का समर्थन करते हैं। ओके, आप 2 पॉइंट्स पे गलत है जी। कांग्रेस ने आरक्षण दिया, आंध्रा के अंदर कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया मिनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का, लेकिन हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, मतलब मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस देने का प्रयास किया आंध्रा के अंदर। अच्छा, कर्नाटक में देने का प्रयास किया। ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज, ओबीसी के अंदर जो मुस्लिम समाज आते हैं उसको मंडल कमीशन के द्वारा आरक्षण प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि ओबीसी के एक बड़े वर्ग का एक हिस्सा काटकर एक खास वर्ग के अल्पसंख्यक को दिया जाए। सब जानते हो किसको अल्पसंख्यक बताती है इस देश में। मेरा मानना है कि जो एनडीए है वो सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पर चल रहा है, और कांग्रेस भारत तोड़ो और समाज को तोड़ो, भारत जोड़ो से कोई संबंध नहीं है कांग्रेस का। भारत को तोड़ने से संबंध है, समाज को तोड़ने से संबंध है कांग्रेस का, क्योंकि वो उसकी जमीन खिसक चुकी है। झूठ का सहारा वो व्यक्ति लेता है, झूठ के आसमानी हवाई किले पर राहुल गांधी उड़ रहे हैं और उनके सारे झूठ बोले जा रहे हैं। एआई के इस युग में, और मैं आपको कहता हूं व्यूअर्स, जो मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, एक बात जोड़ना, एक सेकेंड, इस वीडियो को रिकॉर्ड करें और मैं प्लीज कहता हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करो, इसको सर्कुलेट करियो। देखिए, ये एआई का युग है और एआई के युग में किसी की भी आवाज को मैनिपुलेट किया जा सकता है और मैनिपुलेट करके झूठ का आडंबर लगाया जा सकता है। और इसी विषय पर एक पॉलिटिकल पार्टी को रंगे हाथों पकड़ा गया है और गृह मंत्री अमित शाह का झूठा वीडियो बनाकर उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है कि आरक्षण कोई खत्म करना चाह रहा है। मतलब सोचिए, ये सोच कितनी घिनौनी। आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन इस तरह का ब्लेटेंट झूठ और इस तरह के झूठ को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सहारा दे, समर्थक की अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सहारा दे, ये कितना घातक है भारत के इस लोकतंत्र के लिए। ये सब लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये सब लोग सच्ची और निष्ठा की शपथ खा के आते हैं। ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये क्या कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा पीड़ादायक है जी, बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि देश में आग लगेगा, वो ये आग लगा रहे हैं। ये झूठा वीडियो प्रचारित करके वास्तव में समाज के जमीन पर जो समाज रहता है उसमें आग लगा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सत्ता की लोलुपता, बेचैनी इतनी बढ़ गई है, 10 साल से जनता ने नकार दिया है, उसके बाद जो बेचैनी बढ़ी है तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ प्रचारित कर रहे हैं। सच्चाई यह है, एनडीए जो 400 पार के नारे पर खड़ी है, उसके उस 400 पार होता दिख रहा है। वायनाड हारते वो खुद को महसूस कर रहे हैं, अमेठी आएंगे नहीं, रायबरेली में कुछ चिंता है नहीं उनको, तो अब क्या करें? ओके, अजीज खान, केजरीवाल की गोदी में बैठे हैं, जो झूठ का बादशाह के गोदी में बैठे हैं राहुल जी, दोनों झूठ पे झूठ बताए जा रहे हैं। अजीज खान, पॉलिटिकल पॉइंट आप भी स्कोर करें, वो भी स्कोर करें, इसमें कोई दरार नहीं है। बयानबाजी हो अजीज खान साहब, बयानबाजी हो, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, क्या इस तरह का फेक वीडियो चलाकर चुनाव जीता जा सकता है? अजीज खान साहब, लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन विवेक 30 सेकंड। देखिए जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि मेरे काबिल दोस्त सत्यप्रकाश जी, बड़ा अच्छा रेटोरिक भाषण उन्होंने दिया, लेकिन अगर इतनी कमियां कांग्रेस में, इतनी कमियां लालू यादव में, इतनी कमियां आरजेडी में थी, तो आपने टाई अप करा क्यों था? आप गए थे उनके साथ गठबंधन में, आप कम्युनिस्टों के साथ भी थे, आपने सीपीआई के ऑफिस में हमारी रैलियां कम्युनिस्ट पार्टी की आपने अटेंड करी है, माननीय चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त नीतीश कुमार ने बैठकें करी हैं, इलेक्शन स्ट्रेटजीज बनाई हैं। उसके बाद जब खेमा बदलता है तो सब कुछ बुरा दिखता है आपको। ये कितनी इमेच्योर्ड बात है। आइडियोलॉजिकली आप किस तरफ खड़े हैं? हमें मालूम है कि बैकवर्ड वोट्स की एक लड़ाई थी, एक तरफ कुछ वोट्स थे और नीतीश कुमार ने अपनी एक बैकवर्डों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। इट वाज सिंपली प्लेन पॉलिटिक्स, और यही हुआ है बिहार के अंदर। तो आपको ये चीजों को थोड़ा सा सोचना चाहिए बोलने से पहले। एक लाइन में आपने विलन बना दिया कांग्रेस को, और लालू यादव के खिलाफ बोलने लग गए, आरजेडी के खिलाफ बोलने लग गए, बैकवर्डों के आरक्षण के खिलाफ। ये शुचिता और ये प्रॉपर राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है। आप आइडियोलॉजिकली बताइए आप कहां खड़े हैं, और अगर आपका आज ये स्टैंड है तो आपका पहले क्या स्टैंड था? विवेक जी बहुत सही प्रश्न उठाया है। नीतीश कुमार शुचिता की, सिद्धांत की,
तमाम ईमानदारी की राजनीति की बात करने सबसे गए, पता चला ये सारे लोग बेईमान निकले, इसीलिए छोड़ के आ गए। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी का इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, परिवार से बस लेना देना है कि परिवारवाद और उसकी तमाम घटक दल की सभी पार्टियां परिवारवादी है। नीतीश कुमार कर्पूरीवादी हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनके कहने पर जब दिया तो बिहार हालात से भर उठा। ये वो कर्पूरी ठाकुर है जो सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े सिपाही हैं। उनको इग्नोर किया और क्या बात कर रहे हैं? कर्पूरी जब बीमार थे, कंचना जी बैठी है, राजनीति में नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जब बीमार थे तो लालू प्रसाद यादव ने उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना जीप तक नहीं दिया था। उन लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं? हमने कहा सुधरेंगे तो बनाइए, लेकिन उनमें सुधार है नहीं। तो नीतीश जी ने कहा आपको करबद्ध प्रणाम, अपने पुराने गठबंधन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देखिए दूसरी बात है, सुन लीजिए विवेक, अगर सत्य प्रकाश मिश्रा पर, नीतीश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर, डॉक्टर अजय आलोक पर, अमित शाह पर, जगत प्रकाश नड्डा पर गुस्सा निकालने से आपका काम हो रहा हो, चुनाव जीत रहे हो तो निकालिए, लेकिन देखिए नीतीश जी तो कब के छोड़ के चले गए। अच्छा, मैंने तो देशद्रोही नहीं कहा। नीतीश जी तो कब के छोड़ के चले गए। आज इंदौर का कैंडिडेट छोड़ के चला गया है। आप सुन तो लीजिए, संडे को नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। संडे को लवली जी ने आपका संडे लवली बना दिया जी। लवली जी ने, अमरिंदर सिंह लवली ने आपका संडे लवली बना दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कोई बात नहीं है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ऐसे तो बहुत सारे भाजपाई और बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव लड़िए, डट के चुनाव लड़िए। बह रहा है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, हम चुनाव डट के लड़ रहे हैं। लवली के पीछे भी आप हैं, ये लवली के पीछे भी आप हैं, नीतीश जी के पीछे भी आप हैं, इंदौर वाले के पीछे भी आप हैं। देखिए, आज की तारीख में एकदम मैं बता रहा हूं आपको कि विवेक जी चाहते हैं कि इस मुद्दे पे बात नहीं हो, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इन्होंने कर्नाटक में पूरी आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, इन्होंने किया है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग और पिछड़ा आयोग इसको देख रहा है, उन्होंने सवाल उठाया, समन किया चीफ सेक्रेटरी को। एक मिनट और एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। इन्होंने क्या किया है? आर्थिक सर्वे पे भी 2 शब्द बोल दिया। मंडल आयोग क्रमांक 12 में लिखा हुआ है कि पठान, सैयद, शेख, ये जितने उच्च जाति हैं मुसलमानों को, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। कर्नाटका में इन सारी जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया गया है और उसका नतीजा यह हुआ कि 950 मेडिकल सीट में 156 मेडिकल सीट, जो कि 16% होता है, वो मुसलमानों को चला गया ओबीसी का हक मार के। अब ये बात हम देश को बताएंगे या नहीं बताएंगे? और इन्होंने ये खिलाफ लिखा है कि ये नेशनल पॉलिसी हम देश में इंप्लीमेंट करेंगे। अजैज खान ये बताएं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी हुई है, यादवों का आरक्षण खत्म करेंगे यूपी में मुसलमानों को देने के लिए, हाँ या ना? ये आप फंस गए हैं, फंसा दिए गए हैं। और सच बताइएगा, आप तो कहते हैं कि हम तो राजनीति में झूठ नहीं करते, लेकिन जिसने झूठा वीडियो चलाया और जिसने झूठा वीडियो बनाया और फिर जिसने झूठा वीडियो दिखाया, दोषी कौन है? देखिए अमीश भाई, वो वही वाली कहावत है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। आप देखिए, बार बार अभी मैंने लगातार स्टेटमेंट सुना। देखिए, जो फैक्ट्री है जिनके पास झूठ की फैक्ट्री, मैनिपुलेशन की फैक्ट्री, आईटी का सेल, इतना बड़ा सेल इस देश का, वो आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का। दुख है। एक बात आप जान लीजिए, मैं आरक्षण लगातार मैं सुन रहा हूं। अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले यही उत्तर प्रदेश है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली। इसी बीजेपी ने ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया, खा लिया। क्यों खा लिया भाई? कई जगह तमाम अपॉइंटमेंट हुए उत्तर प्रदेश में और उन अपॉइंटमेंट्स में ओबीसी समाज को उनका हिस्सा नहीं मिला। आपके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। मैं कह रहा हूं, इस पिछड़े समाज और दलित समाज और जो वंचित समाज है, उसका ये स्टेटमेंट है कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी। पूछिए मत मेरा आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। एक बात आप समझिए, आप आंसू पोंछने चले हैं, किसका आंसू पोंछने चले हैं? सच तो यह है कि आप जो आज जरूरतमंद है, दलित, पिछड़ा और ओबीसी समाज, शेरो शायरी सुना के मेरे सवालों से भागिए मत। अरे सुनिए ना, अरे अजय जी सुनिए, नहीं सुनिए ना, नहीं मेरे सवालों से भागिए मत। मैंने बस एक सवाल पूछा है, छोटा सा। अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना,
अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, यही सुन रहा हूं। मिलाहट है, तो यही 400 पार का नारा दे रहे थे। मिलाहट नहीं है अब भाई, भूल एक गए सवाल है। 400 पार का नारा। इसलिए सर सुनिए ना, 400 आप पार अजय जी कोई नारा नहीं बोले, हम तो 450 चले जाएंगे। हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं सर, आपकी एक अच्छी भूमिका है, गरिमा है, आप मुझे मौका दे, आप कम से कम सुने ना, विपक्ष को भी सुनना सीखें, ये तानाशाही नहीं है, आप सुने। अमीश जी का प्रोग्राम है, बहुत ही सम्मानित है अमीश जी, और न्यूज 18 का प्रोग्राम देखा जाता है। आप कम से कम मौका दे मुझे, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, आप मुझे मौका दे। सर हम आपको एक्सपोज करना चाहते हैं, आप और जबरदस्ती आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपके मन में अगर आरक्षण देना होता तो आप जातिगत जनगणना कराते। जो दलित वंचित शोषित समाज है आज वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, आप हक नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं हक देना चाहते क्योंकि आपके मन में पाप है, आप झूठ की फैक्ट्री चलाते। एक अमीश जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने 2.5 मिनट बोला, उनके भाषण को सर सुन ले, सर सुन ले, अरे सर सुन ले, अरे अमीश जी सर 10 सेकंड, सर मुझे 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें, उसके बाद मत बोलने देना। सर माननीय मोदी जी का मैं पर्सनल प्रशंसक रहा हूं, इतना शानदार स्पीच देते रहे, लेकिन हाल में उनकी भाषा में गिरावट आई है, बड़े स्तर में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, और जब आदमी झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं जनता पकड़ लेती है, क्योंकि आपके जवाब भी पकड़ लेती है, पकड़ रहे हैं आप लोग, और तमाम पत्रकार उनके खिलाफ तमाम तरीके की बातों को एक्सपोज कर रहे हैं। अजीज खान जी, 2-4 शेरो शायरी पढ़ दिया आपने, मैं इतना ही कहूंगा, तू झूठ इस कदर बोले है, लगता है तेरा जमीन डोले डोले है। अब एक बात बताइए, ये वो समाजवादी पार्टी थी, आप थे कि नहीं पता नहीं, दलितों के प्रमोशन में रिजर्वेशन की घनघोर विरोधी पार्टी देश में समाजवादी पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के प्रमोशन में रिजर्वेशन को समर्थन दिया। जब सुप्रीम कोर्ट एक फॉर्मूला लेकर आया, रामविलास पासवान जी माननीय मिले मोदी जी से, मोदी जी ने उस दलितों के रिजर्वेशन को रखा कायम या नहीं रखा? आपकी पार्टी विरोधी थी। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय विरोधी थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय विरोधी थी। आज कह रहे दलित दलित दलित, वाह क्या झूठ क्या झूठ क्या झूठ बोलने में माहिर है आप अजीज खान जी। ओके अजीज खान 30 सेकंड। सर अमीश जी 10 सेकंड। देखिए ये मिश्रा जी समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए पहचान न खो जाए रफ्तार। मैं कह रहा हूं सर 10 साल की उपलब्धि, 10 साल की उपलब्धि नहीं बता पा रहे, काम आपने किया नहीं, काम आपने किया नहीं मिश्रा जी, काम किया नहीं, इसलिए आप काम जब नहीं किया तो आप इधर उधर की बातें बहका रहे हैं, देश को बहका रहे हैं। अगर आपने काम किया होता अजीज खान हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, आज महंगाई बेरोजगारी पर बात करते, आज इसी किसान ने, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी। अजीज खान मेरा आपने बोला बहका रहे हैं, क्योंकि बहकने की बात हुई, तो ये बताइए कि झूठा वीडियो दिखाकर झूठा वीडियो प्रोपोगेट करके कौन बहका रहा है? और बिल्कुल साफ गोई से बोलिएगा, झूठा वीडियो प्रोपोगेट करके कौन बहका? देखिए अमीश जी उस वीडियो के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, केंद्र में सरकार इनकी है, इनके पास सारी सीआईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज हैं, ये पता करें सच क्या है, हमें कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने ट्वीट करा है जी। हाँ ये जरूर मैं जानता हूं कि सर मुझे मौका दे, मैं कह रहा हूं कि जो झूठ की फैक्ट्री चलाता हो, जिसके पास एक बड़ा आईटी हब हो, उसको आईटी हब दे सकता है ना। तो एक सेकंड उसको आपका आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हो सकता है, नहीं, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बड़े बच्चे हैं, वो सब झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं। आपका पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं तेलंगाना सीएम को रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने सम्मन भेजा है फर्जी वीडियो के मामले में। फर्जी वीडियो में 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आप सोचिए देश के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में एक झूठा वीडियो अगर देश की एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोपोगेट करने का प्रयास करती है, उसको आगे बढ़ाती है, तो मंशा क्या है? मंशा क्या है उस बात की? डॉक्टर अजय आलोक, मंशा बहुत साफ है। ये झूठा वीडियो इसलिए फैलाया गया क्योंकि ये चाहते हैं कि इस देश में अराजकता फैले, आरक्षण के नाम पे बवाल मचे। ये चाहते हैं कि देश में आंतरिक स्थिति खराब हो जाए, एक दूसरे का खून खराबा हो, यही इनकी इच्छा है। इन घमंडियों की कभी इच्छा नहीं रहती है कि देश समृद्ध होकर आगे बढ़े। और ये क्या बात कर रहे हैं ओबीसी की? मैंने वो छोटा सा सवाल पूछा, अजीज खान खाली शेरो शायरी पढ़ते रह गए।
मैंने कहा कि क्या यादवों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देंगे? जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ये ना कंचन यादव। और कम्युनिस्ट क्या बोलेगी? कम्युनिस्ट तो हमेशा पैर में रही है। कम्युनिस्ट तो खुश हो गई कि कांग्रेस अब अल्ट्रा लेफ्ट बन के बिल्कुल अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो मर गई थी उसको कांग्रेस खड़ा कर रही है। तो कम्युनिस्ट भी आराम से खुश है कि हमारा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सोच आज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बाकी चीजों की सोच जो है, ये अर्बन नक्सल की सोच है। आप इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप लोग, आप यहाँ पे चाहते हैं कि खून खराबा हो, आप चाहते हैं व्यवस्था फैले, अव्यवस्था फैलाने के सबसे बड़े दोषी हैं आप लोग। आप देखिए अमित जी, आर्थिक सर्वे जरूर करेंगे, सत्ता में आएंगे मुसलमानों को आरक्षण देता है ओबीसी का काट के, बड़े बड़े मुसलमानों को कहता है कि दूध बड़े उद्योगपतियों के पास दूध देने वाली गाय का बहुत बड़ी खबर, फर्जी वीडियो पे बहुत बड़ी खबर। असम पुलिस ने एक इंडिविजुअल जिसका नाम है रितोम सिंह, उसको फेक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री का जिसने फर्जी वीडियो, झूठा वीडियो बनाकर डाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी खुद जानकारी दी है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी खुद बहुत हाई लेवल होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से भी बात हुई है। सरकार की बहुत पैनी नजर है। अगर कोई इस तरह के फर्जी वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालता है और इन फर्जी वीडियो को व्हाट्सएप से शेयर करता है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि झूठा वीडियो वाकई अगर, क्योंकि ये समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की बात है। चुनाव से ऐन पहले अगर ये ऐसा होता है तो इससे समाज में वैमनस्य पैदा होगा, नफरत की खाई बढ़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के वीडियोस को रोका जाए, क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। नॉट ओनली फॉर इलेक्शन, ये समाज के लिए बहुत गलत है, बहुत खराब प्रथा है। और ऐसा कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी करती है तो बहुत गलत करती है। ये अपने वोटर्स के साथ भी एक तरह से धोखा है, अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ तक धोखा है। यह सामान्य घटना नहीं है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, यह सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पूरे मामले पर एक साथ आना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इस तरह के फेक, अगर एआई के युग में इस तरह के फेक वीडियोस अगर काम करेंगे तो फिर हमारे देश के नेता, चाहे तेजस्वी यादव बहुत तेजस्वी नेता है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता है, गृह मंत्री अमित शाह बड़े नेता है, राहुल गांधी बड़े नेता है, ये तमाम नेता बड़े हैं, तो फिर इनके फर्जी वीडियो चला के आप कुछ भी झूठ फैला दीजिए। इस पर कलेक्टिव एफर्ट बनाना पड़ेगा और व्यूअर्स यानी जो देशवासी हैं वो भी इस पे आगाह हो। और मुझे लगता है कि इस पे कॉल आउट करना चाहिए जो कि झूठे वीडियो प्रोपोगेट करते हैं। देखिए, अगर झूठा वीडियो प्रोपोगेट किया जाता है और इस तरह का वैमनस्य फैलाया जाता है, ये देश के लिए बहुत घातक है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बड़ी खबर पे आ रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या आग लगाने की है। फेक वीडियो के मामले में बोले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लड़ाई में हारे तो लोग झूठ के सहारे पहुंच गए हैं। कंचना यादव, पॉइंट यह है, क्या झूठ का सहारा लेके आग लगाने का प्रयास है जैसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? कंचना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जी सुन रही हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि एक वीडियो जो आया था कि वार रुकवा दी पापा, अगर आप झूठ न्यूज को ऐड का सहारा दोगे तो वो भी एक फेक न्यूज है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ तो विदेश मंत्री उसको ट्वीट करते हैं और उस पर इतना मजाक बनता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि झूठ का विश्वविद्यालय चलाने वाले लोग हमसे कह रहे हैं, जवाब झूठ का आरोप लगा कि तुम्हारा डॉक्टर अजय लोक। देखिए, ऐसा है कि झूठ का विश्वविद्यालय तो हम चलाते नहीं है, लेकिन कंचना जी खुद मान रही हैं कि झूठ की ट्यूशन वो लोग दे रहे हैं। हम तो विद्यालय नहीं चलाते मैडम, लेकिन आप मान रही हैं कि झूठ की ट्यूशन आप दे रही हैं, तो देते रहिए। अपने आप को हमारे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी लकीर छोटा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अपनी लकीर लंबी करने में विश्वास रखते हैं। ये जो फेक वीडियो वगैरह चलाया है ना, अब तो दिल्ली पुलिस इंटरव्यू कर रही है तो तुरंत बोल दिया फट से मुझे गिरफ्तार करने की साजिश है, मुझे चुनाव में गिरफ्तार करने आ रहे। तो हमने बोला था कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के इस तरह का वीडियो चलाइए, चीफ मिनिस्टर हाउस से उनके स्टाफ इस तरह का वीडियो चलाएं, ये हमने कहा था, हमसे पूछ किया था क्या? अजीज खान, आग कौन लगाना चाहता है देश के अंदर? क्या आपको लगता है फर्जी वीडियो से आग लग जाएगी जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला? देखिए अमीश भाई, हकीकत यह है
कि माननीय मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे कि उनको बोलना क्या है। अच्छा। वो उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। पहले कुछ और कह रहे थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मन में खोट है, ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी क्योंकि मोदी अगर जी को खोट ना सिखाएगी क्या बोलना होता है, तो कैसे जिस बोलना तरह है। इनके नेताओं ने तमाम तरीके की बातें कही संविधान बदलने की, और संविधान बदलने की बात कही, लेकिन किसी नेता को निकाला नहीं गया। सारे नेता मौजूद हैं। बार बार वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार के बाद। किसने कहा संविधान बदल देंगे? ये झूठ की खेती क्यों फैला रहे हैं भाई? इसका मतलब किसने कहा संविधान बदल देंगे? किसने कहा? हेगड़े ने नहीं कहा, संविधान बदलने की बात ने नहीं कहा, संविधान बदलने की बात नहीं कही। ये देखिए, मुझे लगता है गलत बात नहीं। प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो अब संविधान को वो नहीं बदल सकते। लेकिन क्या आपको लगता है सत्यप्रकाश मिश्रा, सर, उन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? चुनाव के अंदर साम दाम नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने कहा संविधान, लेकिन फर्जी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं? देखिए, ये फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने शुरुआती दौर से किया है जी। वो चाहे 84 के बाद 85 में हुआ चुनाव, चाहे 90 के चुनाव, कांग्रेस की एक फितरत रही है कि फर्जीवाड़ा करके लोगों को दिग्भ्रमित करके, कभी आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता के, कभी सी टीम बता के, दुनिया भर के फर्जीवाड़े के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी बेसिकली काबिज है। उसका आधार ही है फर्जीवाड़ा। विवेक सारी पार्टियां फर्जी है। रुक जाइए, विवेक जी को घेरना पड़ेगा। ये विवेक जी टीवी डिबेट में कांग्रेस को बहुत आगे बचाते हैं आप, और वेस्ट बंगाल और वहां पहुंच जाते हैं केरल तो सीधे कांग्रेस का गलत बात है। आप एम्बैरस कर देते हैं विवेक जी को बार बार। दोस्ती है वो हम पे छोड़िए। नहीं, आप पे क्यों छोड़ दें? देश को जवाब देना पड़ेगा। आपने तो राहुल जी को छोड़ दिया, चलता है। आपने तो वायनाड में राहुल जी को छोड़ दिया। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। नहीं, सुनिए। लवली ने कांग्रेस को छोड़ दिया। आपकी अपील से एग्री करता हूं, जो ब्रेक के पहले आपने कही थी मजदार में ये फर्जी, आपने सबका नाम लिया, आपने सारी पार्टियों का, सारे नेताओं का नाम लिया कि भाई फर्जी वीडियो किसी नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये अपील आपने जो जारी करी है, मैं इसे टोटली एग्री करता हूं। ज्यादा से ज्यादा